हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं दरिया इश्क का कविता वर्मा मिष्टी द्वारा लिखी हुई कहानी। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना करण के ऊपर गुंडे हमला करते हैं और करण बच जाता है। तो उसका असिस्टेंट आदि उसे कहता है, वो लड़की आपके लिए लकी चार्म है बॉस। और करण उसे घूर कर देखता है तो आदि चुपचाप बैठ गया। अब आगे करण ने गुस्से में गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने तुमसे साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मैं किसी लकी चार्म में बिलीव नहीं करता। और रही बात इस रुद्राक्ष की, ये जिस लड़की का है उसकी शक्ल भी मैं कभी देखना नहीं चाहता। इतना कहकर करण मधु के बारे में सोचते हुए गुस्से में गाड़ी ड्राइव करने लगा। आदि ने करण की ओर हैरानी से देखते हुए मन ही मन कहा, करण सर के मुंह से किसी लड़की का जिक्र पहली बार सुना है, पर यह लड़की जो कोई भी हो, इसकी वजह से आज करण सर की ज़िंदगी बच गई। भगवान उस लड़की को हमेशा खुश रखे। कुछ देर में करण पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर ने बैठते हुए करण से कहा, बैठिए। करण और आदि दोनों ही इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठे। आदि ने हवलदार को अपना स्टेटमेंट नोट करवाया। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको किसी पर शक है मिस्टर खुराना? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, पर आदि ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर पता नहीं उन गुंडों ने करण सर पर हमला क्यों किया, गोली क्यों चलाई? रहेजा का आदमी है यह। करण ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा। यह सुनकर आदि हैरानी से करण को देखने लगा। करण ने खड़े होकर कहा, जी हाँ, ये उस रहेजा का ही आदमी है। उसी ने मुझ पर हमला करवाया है। उस गोली चलाने वाले आदमी ने खुद मुझे बताया है। उसका स्टेटमेंट लीजिए और उस रहेजा को अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर ने करण की ओर देखकर कहा, ठीक है, आप उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दीजिए। करण ने आदि की ओर देखा तो आदि तुरंत रहेजा के अगेंस्ट FIR लिखवाने लगा। इंस्पेक्टर भी उठकर चले गए, पर करण वहीं बैठकर उस रुद्राक्ष को देखने लगा। उसे बार बार मधु के साथ हुई उसकी सारी मुलाकातें याद आ रही थी। उसके कानों में मधु की कई बातें गूंज रही थी। तभी वहाँ बलदेव और रोहित आ गए। करण की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उसने फिर से अपनी मुट्ठी बांध ली और उठकर बलदेव से पूछा, डैड, आप यहाँ? बलदेव घबराते हुए आए और उन्होंने करण के गाल को छूकर कहा, करण बेटा, तुम ठीक हो? यस डैड, आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस वहाँ पर हल्की सी खरोच लगी है। ये सुनकर बलदेव ने परेशान होकर करण को गले लगा लिया और फिर से कहा, मैं तो घबरा ही गया था। जब आदि ने मुझे बताया कि उस गुंडे ने तुम पर गोली चलाई तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में आदि को घूरा। आदि ने सिर झुका लिया। रोहित ने करण के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तो सच में ठीक है ना? हाँ रोहित, मैं ठीक हूँ। करण ने रोहित की ओर देखकर कहा। तभी इंस्पेक्टर ने आकर करण से कहा, करण साहब, अब आप घर जा सकते हैं। हमने मिस्टर सुमित रहेजा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हम उसे आज ही अरेस्ट कर लेंगे। इतना सुनते ही करण पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। बलदेव ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर साहब, छोड़िएगा मत उस रहेजा को। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने बलदेव खुराना के बेटे पर हमला करवाया। मैं अभी कमिश्नर साहब को फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर बलदेव कमिश्नर को कॉल करने लगे। करण बाहर अपनी गाड़ी के पास आया। उसने अपनी गाड़ी का डोर खोला और गाड़ी में बैठा। उसने गुस्से में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से ड्राइव करते हुए वहाँ से चला आया। गाड़ी की आवाज़ सुनकर रोहित भागता हुआ बाहर आया, पर तब तक करण चला गया था। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए गुस्से में अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा और ऊपर देकर कहा, जिस इंसान को किसी के एहसानों तले दबना पसंद नहीं है, उस पर अपने किसी से एहसान करवा दिया, वो भी एक लड़की से। और वो लड़की भी कौन? वो जिसका चेहरा भी मैं देखना नहीं चाहता। ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर करण ने गुस्से में गाड़ी और तेज की और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो अपने घर पहुंचा। उसके घर के लिविंग रूम में उसकी माँ और दादी माँ परेशान बैठी उसी के आने का इंतजार कर रही थी। करण गुस्से में तेजी से आया और बिना किसी से कुछ कहे और बिना किसी को ओर देखे सीधे अपने कमरे में चला गया। करण, करण, शालिनी उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। सुधा भी उठकर उसके पीछे गई।
करण ने गुस्से में आते ही अपना फ़ोन बेड पर फेंका और फिर गुस्से में अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शालिनी अंदर आई और करण के गाल को छूकर बोली, करण तू ठीक है बेटा, और ये चोट कैसे लगी? करण ने गुस्से में कहा, माँ प्लीज़ इस तरह रिएक्ट मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं। इतना कहकर करण ने गुस्से में अपनी शर्ट उतारी और उसे जमीन पर फेंक कर रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से होते हुए जिम की ओर चला गया। शालिनी सुधा की ओर देखने लगी। शालिनी ने परेशान होकर कहा, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। डॉक्टर को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं बेटा कि वो ड्रेसिंग नहीं करवाएंगे। उन्हें कुछ वक्त अकेले रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, सुधा ने कहा। शालिनी कुछ नहीं बोल सकी, बस करण को लेकर परेशान हो गई। इधर मधु बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। वो अभी भी उस बाबा की कही बातों को लेकर परेशान थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, मीरा के समझाने के बाद भी न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है। क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि उस बाबा की कही बातें सच होने वाली है। कहीं न कहीं तो होने वाला है कुछ ऐसा जो शायद बहुत कुछ बदल देगा। हे भगवान, प्लीज़ अगर कोई तूफान मेरी ओर बढ़ रहा है तो उसे मुझ तक पहुंचने से पहले रोक लीजिए, क्योंकि मेरे पास मीरा की दोस्ती और मेरे पापा के प्यार के अलावा वैसे भी कुछ नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी रिश्ता मैंने खो दिया तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ कुछ गलत मत होने दीजिएगा, प्लीज़। इधर करण पंचिंग बैग पर बहुत जोर से मुक्के मार रहा था। उसके जहन से मधु जा ही नहीं रही थी। तभी सुधा वहां आ गई। उसे देखते ही करण ने पंचिंग बैग पकड़ लिया। उसकी पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था। पसीने से भीगे उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। सुधा ने टेबल पर रखा टॉवल उठाकर करण को दिया तो करण ने टॉवल लेकर अपना पसीना पोंछना शुरू कर दिया। सुधा ने बहुत प्यार से करण से पूछा, क्या हुआ बेटा? करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुधा ने करण के हाथ से टॉवल लिया और उसे बेड पर रखकर करण का चेहरा अपनी ओर किया और फिर से पूछा, क्या बात है बेटा? अपनी दादी माँ को नहीं बताएंगे? करण ने अपने टेबल पर रखा रुद्राक्ष उठाया और सुधा के पास आकर बोला, दादी माँ, आज इसकी वजह से मेरी जान बच गई। शायद अगर महाकाल का ये आशीर्वाद मेरे पास नहीं होता तो वो गोली मेरे दिल को चीरते हुए निकल जाती। सुधा ने करण के माथे को चूमते हुए कहा, आप उन्हें इतना मानते हैं तो वो कैसे आपकी जान नहीं बचाते? कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़ सके जो भक्त हो महाकाल का। करण ने रुद्राक्ष की ओर देखकर कहा, दादी माँ, शायद ये रुद्राक्ष उसी लड़की का है जो कल से मुझसे बार बार टकरा रही है। ये सुनकर सुधा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर करण से बोली, करण, अगर ये रुद्राक्ष आज आपकी जान बचा सकता है तो हो सकता है कि ये उस लड़की का भी रक्षा कवच हो। क्या पता इसके पास न होने से उस लड़की की ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए। अगर वो लड़की आपको कहीं मिल जाए तो आप उन्हें ये रुद्राक्ष ज़रूर लौटा दीजिए। क्या पता उसे ये वापस देने से आपका ये गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। ये सुनकर करण उस रुद्राक्ष को हाथ में लिए सोच में पड़ गया। सुधा की बातों को सुनकर करण गुस्से में फिर से अपने पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगा। सुधा उसे इस तरह परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। करण की बाह पर लगी चोट से खून बहने लगा पर उसके हाथ नहीं रुके, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। तभी वहां बलदेव आ गए। आते उन्होंने गुस्से में करण से कहा, करण, रहेजा बहुत खतरनाक इंसान है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? करण ने अपने हाथ रोक लिए और बिना उनकी ओर देखे कहा, मैंने आपसे पुलिस स्टेशन में ही कहा था कि कुछ नहीं हुआ है मुझे डैड। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं और रहेजा से कैसे निपटना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तभी फर्स्ट एड बॉक्स लिए शालिनी भी वहां आ गई। बलदेव ने गुस्से में करण के सामने आकर कहा, करण, तुम्हारी बाह से खून बह रहा है। बलदेव के इतना कहते ही करण ने अपनी बाह की ओर देखा जिसमें से खून बह रहा था। शालिनी ने बिना कुछ कहे करण की दूसरी बाह पकड़ी और उसे वहां रखी एक चेयर पर बिठाया। वो खुद भी उसी कुर्सी के पास रखी दूसरी चेयर पर बैठी और उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स खोला और करण की चोट को डेटॉल से साफ करने लगी। करण को जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी मधु के बारे में सोच रहा था। बलदेव गुस्से में करण से कुछ कहने ही वाला था होते हैं कि शालिनी उन्हें इशारा करके कुछ न कहने को कहती है।
बलदेव गुस्से में वहाँ से चले गए। बलदेव को गुस्से में देखकर सुधा भी उसके पीछे चली गई। शालिनी ने करण की चोट साफ करते हुए कहा, करण, कुछ दिनों में तेरी शादी होने जा रही है, इसलिए तू अपने अतीत को भूल जा। इसी में तेरी और रिधिमा की भलाई है बेटा। इतना सुनकर करण ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। शालिनी ने बिना उसकी ओर देखे उसके चोट पर पट्टी बांधते हुए फिर से कहा, करण, जो उस लड़की ने तेरे साथ किया है, उसके किए की सज़ा तू हर लड़की को तो नहीं दे सकता ना, जो तेरी ज़िंदगी में आएगी। मैं किसी लड़की को सज़ा नहीं दे रहा हूँ मम्मा, क्योंकि मैं अब ज़िंदगी में दोबारा किसी लड़की को मौका ही नहीं दूंगा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने का। करण ने गुस्से में कहा, तो फिर रिधिमा से शादी क्यों कर रहा है? शालिनी ने करण की ओर देखकर पूछा। यह सुनकर करण गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उसने शालिनी की ओर पीठ करके कहा, जवाब आप जानती है मम्मा। शालिनी मुस्कुराते हुए करण के सामने आकर खड़ी हुई और उसने बहुत प्यार से करण के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, करण, तू जानता है ना कि तेरी मम्मा की सारी दुनिया तुझ में बसती है। तू जान है मेरी। अगर मुझे तकलीफ होती है तो मुझे भी दर्द होता है बेटा। इसलिए अपनी मम्मा के लिए खुद को संभाल और अतीत के अंधेरे से बाहर निकाला। भूल जा सब कुछ करण और एक नई शुरुआत कर। करण ने अपनी दोनों हथेलियों से शालिनी की हथेलियों को पकड़कर हटाते हुए कहा, जो काम मेरे बस का नहीं है मम्मा, प्लीज़ वो करने के लिए मुझसे मत कहिए। प्लीज़, जब तक मैं उसे ढूंढकर उससे ये नहीं जान लेता उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, मैं नहीं चैन से जी पाऊंगा और नहीं कभी मुस्कुरा सकूंगा। यह सुनकर शालिनी परेशान हो गई और उसने करण से कहा, करण, वो लड़की तेरा अतीत थी और रिधिमा तेरा आने वाला कल है। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू अपने गुजरे हुए कल की वजह से किसी के आने वाले कल को बिगाड़ दे। अभी भी वक्त है। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो ये शादी अभी भी रोकी जा सकती है। कहीं ये शादी तेरे दर्द को और न बढ़ा दे, और अगर ऐसा हुआ तो तेरी मम्मा से तेरी तकलीफ़ देखी नहीं जाएगी, नहीं देखी जाएगी मुझसे। इतना कहकर शालिनी रोने लगी। अपनी मम्मा को इस तरह रोते देख करण ने खुद को संभाला और अपनी मम्मा की हथेली पकड़कर बोला, मम्मा, रिधिमा से शादी करने का फैसला मैंने किसी दबाव में नहीं लिया है। अपनी मर्जी से मैंने इस शादी के लिए हाँ की है, इसलिए मैं इस शादी को ज़रूर निभाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से रिधिमा को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है करण। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की खुशी चाहिए, तेरी खोई हुई मुस्कुराहट चाहिए। शालिनी ने करण की ओर देख कर कहा। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी मुस्कुराहट तो आप हो मम्मा। आप मेरे पास होते हो तो मैं हमेशा खुश होता हूँ। यह सुनकर शालिनी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण ने अपनी मम्मा के आंसू पोंछकर कहा, मम्मा प्लीज़, आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही बहुत खुश हूँ। सच में। शालिनी बहुत प्यार से करण को देखने लगी। अच्छा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। इतना कहकर करण ने अपनी मम्मा के माथे पर किस किया और वहाँ से चला गया। पर शालिनी वहीं खड़ी करण के बारे में सोचने लगी और उसने रोते हुए कहा, वो लड़की खुद तो चली गई पर साथ में मेरे बेटे की सारी खुशियाँ भी ले गई। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ बेटा, इसलिए मैं तेरी ज़िंदगी में रिधिमा को नहीं चाहती, क्योंकि रिधिमा वो लड़की नहीं है जो तेरे लिए बनी है। मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी तकलीफ़ को समझ सके, जो तुझे समझ सके, तेरी हर सांस में छिपे दर्द को महसूस कर सके, जो तेरे न चाहते हुए भी तुझे इतना प्यार दे कि तू अपने अतीत की कड़वी यादों को हमेशा के लिए भूल जाए। एक ऐसी लड़की चाहती हूँ तेरे लिए जो तेरी हिम्मत बनकर तेरे साथ खड़ी रहे, तुझे कभी टूटने न दे, जिसके सामने तू अपना हर दर्द बयां कर पाए, जो तुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे। बहुत। इधर रोहित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा मधु के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने मधु का ही मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। रोहित ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, कमाल की लड़की है यार, पहले ही दिन दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है। कुछ घंटों में ही ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे न जाने कब से नहीं देखा। रोहित, दादी माँ ठीक ही कहती थी,
मधु में कुछ बात तो है जो वह किसी को भी बड़ी आसानी से अपना बना लेती है। रोहित यही सब सोच रहा था कि तभी वहाँ गायत्री आ गई। रोहित को इस तरह अकेले में मुस्कुराता देख गायत्री ने रोहित से पूछा, क्या बात है बेटा, अकेले में किसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे हैं? मधु के बारे में, रोहित ने तुरंत कहा, पर अपनी दादी का चेहरा देखकर झेप गया। पर गायत्री देवी मन ही मन बहुत खुश हो गई। रोहित ने बात बदलते हुए कहा, दादी माँ, मैं बस यही सोच रहा था कि इतनी सारी खूबियाँ होने के बाद भी मधु में जरा भी गुस्सा और रहम नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। आपने ठीक ही कहा था कि मधु इतनी अच्छी है कि एक राक्षस भी उसके आगे अपना दिल निकाल कर रख दे। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते थे बेटा कि मधु आपको जरूर पसंद आएगी। रोहित ने गायत्री को दोनों बाहें पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, सही कहा आपने, मुझे मधु बहुत पसंद आई। हम दोनों की बहुत जमने वाली है। मधु बहुत जल्द मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। गायत्री मुस्कुराने लगी। रोहित उनके पैरों के पास बैठा और बोला, वैसे दादी माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर करण की शादी मेरी बहन से नहीं हो रही होती तो मैं उसे मधु से ज़रूर मिलवाता, क्योंकि मधु से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मधु करण के लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुनकर गायत्री हैरानी से रोहित को देखने लगी, तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था दादी माँ। हमारे रिधिमा और करण की जोड़ी बहुत 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 अच्छी है। हमारे रिधिमा में बहुत स्पेशल है। तभी करण उसे शादी के लिए आसानी से मान गया। और कमाल की बात तो ये है कि करण को बचपन से जानने के बाद भी रिधिमा भी उसे शादी करना चाहती है। गायत्री ने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम तो बस ये चाहते हैं कि ये शादी अच्छे से हो जाए, क्योंकि करण थोड़े अलग है पर दिल के बुरे नहीं हैं। अच्छे लड़के हैं वो, और रिधिमा उनके साथ बहुत खुश रहेगी। वो तो है, रोहित ने उनकी गोद में सिर रखते हुए कहा। गायत्री ने रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत रात हो गई है बेटा, सो जाइए। रोहित ने उनकी ओर देखकर सिर हिला दिया, तो गायत्री ने रोहित के माथे को चूमकर कहा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट दादी माँ। रोहित के इतना कहते ही गायत्री उठकर चली गई। उनके जाते ही रोहित जमीन पर ही लेट गया और उसने खुद से कहा, आई एम सॉरी दादी माँ, मुझे मधु के टॉपिक को दूसरी शादी में घुमाना पड़ गया। मुझे मधु के टॉपिक को दूसरी दिशा में घुमाना पड़ गया। पर पहली मुलाकात में किसी से प्यार होना मुश्किल है, पर फिर मधु की एक झलक देखने की इस बेचैनी को मैं क्या नाम दूँ? ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ये प्यार है या अट्रैक्शन, समझना पड़ेगा। इतना कहकर रोहित ने जमीन पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद कर ली। रोहित के कमरे के दरवाजे पर खड़ी ममता ने जैसे ही रोहित के मुंह से मधु को लगी ऐसी बातें सुनी तो वो दंग रह गई और गुस्से में पलटकर अपने कमरे में चली गई। चेतन जो कि सो चुके थे, इसलिए ममता गुस्से में आकर बेड पर बैठ गई और उसने मन ही मन कहा, मुझे तो सुबह ही लग रहा था कि ये लड़की मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही है। माँ पर तो जादू पहले ही कर दिया था इस लड़की ने, और अब एक ही दिन में मेरे बेटे पर भी जादू कर दिया। अच्छा हुआ जो ये लड़की खुद ही कुछ दिनों के लिए चली गई। अब मुझे कुछ भी करके उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने होंगे, वरना ये 2 करोड़ की नौकरानी इस घर की मालकिन बन बैठेगी। इतना कहकर ममता ने गुस्से में रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और सो गई। रात के 2 बजे थे और मधु अपने बेड पर किताबें लिए बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी आरती अपने हाथ में दूध का गिलास लिए उसके कमरे में आई। उसे देखकर एक बार फिर मधु थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो फिर से उससे कुछ ऐसा कहेगी जो उसे तकलीफ देगा। पर आरती ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप दूध का गिलास बेड के पास रखे टेबल पर रख दिया और जाने लगी। उसे जाते देख मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी दरवाजे तक पहुंचकर आरती के कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखकर कहा, इसे पी लेना, क्योंकि तूने आज खाना नहीं खाया है, और जल्दी से सो जाओ। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ। वो तेरे पापा तेरे लिए परेशान हो रहे हैं और तेरी वजह से अब तक जाग रहे हैं। वो आराम से सो जाएं, इसलिए ये तेरे लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू, मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आरती बिना कुछ कहे चली गई। उसके जाते ही मधु ने दूध का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए दूध पीने लगी।
उसने अपना दूध खत्म किया और अपनी सारी बुक्स उठाकर अपनी जगह रखी और सो गई। पर दूसरी तरफ करण अपने बेड से टिक कर जमीन पर बैठा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसे वो गुस्से में पिए जा रहा था। उसने बोतल की ओर देखकर कहा, करण साहब, अपनी माँ के सामने झूठ बोलकर उनका दिल तो बहला दिया आपने, पर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है कि आप अपने अतीत से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते, कभी नहीं। इतना कहकर वह फिर से शराब पीने लगा और उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उसे एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आने लगा और उसके कानों में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वो लड़की चीखते हुए कह रही थी, आई लव यू करण, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत, आई लव यू। करण ने घबरा कर अपनी आंखें खोल दी और शराब की बोतल हाथ में लिए उठकर खड़ा हुआ और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। आसमान में चांद को देखकर उसने कहा, आज मुझे इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता था अगर उस रुद्राक्ष ने मेरी जान नहीं बचाई होती, पर आपने ऐसा नहीं होने दिया। न जाने कहाँ से वो लड़की आई और पता नहीं कब उसकी अमानत मेरी जेब में आ गई। काश कि मैंने उसे न बचाया होता तो शायद आज मुझे भी इस दर्द से आज़ादी मिल गई होती। पता नहीं क्यों, पर पिछले ही दिनों से वो लड़की बार बार मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब जब वो नहीं है तो उसका एहसास उस टेबल पर रखे रुद्राक्ष के रूप में मेरे साथ है। इतना कहकर करण ने शराब पीते हुए टेबल पर रखे उस रुद्राक्ष की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने उस रुद्राक्ष को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। करण ने अपना हाथ पीछे हटाया और कहा, इतने भी नशे में नहीं हूँ कि महाकाल के इस आशीर्वाद को शराब पीकर हाथ लगाओ। इतना कहकर करण ने अपने कदम पीछे किए और कहा, पर एहसास शब्द से नफरत है मुझे, इंसान से उसका चैन छीन ले जाता है। ये शब्द इसलिए जितने जल्दी हो सके मुझे उस लड़की के एहसास से खुद को दूर करना होगा, उसे उसकी अमानत लौटानी होगी मुझे। इतना कहकर करण फिर से खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की पर बैठकर फिर से शराब पीने लगा। सुबह के 7 बजे थे। मधु आईने के सामने खड़ी अपनी चोटी बना रही थी। तभी मीरा ने आकर उससे पीछे से पकड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। मधु ने पलट कर उसकी ओर देखा। क्या बात है तुसी तो आज टाइम से पहले ही आ गए। और ये सूट? मधु ने मीरा का दुपट्टा पकड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। तो मीरा ने तुरंत उसके हाथ में अपना दुपट्टा छुड़ाया और कहा, देख मधु, हम खजराने मंदिर जा रहे हैं, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैंने ये सूट पहना है, इसलिए प्लीज़ मेरा मजाक तो बिल्कुल मत उड़ाना, समझी तू? मधु ने मुस्कुराते हुए इसे गले लगाकर कहा, बहुत अच्छी लग रही है। ये सुनकर मीरा ने तुरंत कहा, और तू हमेशा की तरह बहुत 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 सुंदर लग रही है। वैसे तुझ पर पीला रंग कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, जानती हूँ। अब जल्दी कर, हमें मंदिर से वापस आते ही शिमला के लिए निकलना है। इतना कहकर मधु ने बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाया, उसे अपने गले में डाला और मीरा के साथ बाहर आई। उसे देखते ही चाय पी रहे मोहन ने कहा, जल्दी जाओ बेटा, आज बुधवार है, मंदिर में बहुत लंबी लाइन लगी होगी, तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। मधु ने मुस्कुराते हुए कील पर टंगा अपना बैग उठाया और बोले, बस पापा निकल ही रहे हैं, बाय। मधु ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से चली गई। बाय अंकल, मीरा ने बाहर से चीखते हुए कहा। दोनों आकर मीरा की गाड़ी में बैठी। मीरा जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगी, रोहित ने आकर ठीक उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। मधु और मीरा दोनों ही रोहित को देखकर एक साथ हैरानी से बोली, रोहित जी। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आया तो मीरा और मधु भी तुरंत गाड़ी से बाहर आ गई। मधु ने रोहित के पास आकर पूछा, रोहित जी आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप दोनों को अपनी शिमला ट्रिप के लिए बेस्ट ऑफ लक कह दूँ। रोहित ने अपने ग्लासेज उतारते हुए कहा। ये सुनकर मीरा और मधु दोनों ही मुस्कुराने लगी। रोहित ने पूछा, वैसे आप दोनों ट्रेन से जा रही हैं या फिर प्लेन से? मीरा ने तुरंत कहा, एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स तो कल ही निकल गए थे, बस हम दोनों ही रह गए हैं, इसलिए हम प्लेन से जा रहे हैं। ये सुनते ही मधु ने मीरा की ओर हैरानी से देखा, पर वो कुछ कह पाती उसके पहले ही मीरा ने रोहित से कहा, रोहित जी हम खजराना गणेश मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना।
मधु का मीरा का रोहित से ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो मीरा को घूरने लगी। रोहित ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अरे यार, सब कुछ करने के लिए कहो, पर ये मंदिर जाने वाला काम मेरी समझ से बाहर है। वहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए ही तो दादी माँ के साथ नहीं गया। इतना सुनते ही मीरा और मधु रोहित को हैरानी से देखने लगी। अब मुझे ऐसे मत देखो यार, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, और हम तो दोस्त हैं ना। तो तुम दोनों ने ये रोहित जी क्या लगा रखा है? रोहित कहो, रोहित ने दोनों से कहा। ये सुनते ही दोनों को हंसी आ गई। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हमें तो जाने दीजिए रोहित, हमें देर हो रही है। रोहित मुस्कुराते हुए मधु की ओर बढ़ा और उसके पास आकर बोला, एक शर्त पर तुम दोनों जा सकती हो। अगर आज से तुम दोनों मुझे आपकी जगह तुम कहो और अपने दोस्तों में शामिल कर लो तो। वो तो हमने कल ही कर लिया था, वरना आपको हमारे साथ मंदिर चलने के लिए थोड़ी कहते। मीरा के इतना कहते ही रोहित ने उसे घूरा तो मीरा ने कहा था, सॉरी सॉरी, तुम्हें। मधु मीरा को घूर रही थी तो उसका चेहरा देखकर मीरा ने रोहित को तुरंत कहा, अच्छा रोहित, बाय, फिर मिलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके इतना कहते ही मधु ने भी रोहित को बाय कहा और मीरा का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर बढ़ी। दोनों फिर से गाड़ी में बैठी। मीरा ने रोहित को उसकी गाड़ी सामने से हटाने का इशारा किया तो रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठा और उसने अपनी गाड़ी साइड में की। मीरा और मधु चले गए। उनके जाते ही रोहित मुस्कुराने लगा और गाड़ी में लगे आईने में खुद को देखकर बोला, ये तो कमाल हो गया। कुछ देर पहले तक इतनी बेचैनी थी और मधु को देखते ही वो बेचैनी अपने आप गायब हो गई। इतना कहकर रोहित मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। मीरा गाड़ी ड्राइव करते हुए बार बार मधु को देख रही थी, जो मधु गुस्से में चुपचाप बैठी थी। मीरा ने मधु की ओर देखकर कहा, मधु, मैंने ट्रेन और बस में सच में ट्राई किया था यार, पर कंफर्म टिकट नहीं मिली। और 1.5 दिन का सफ़र हम ट्रेन के लोकल डब्बे में कैसे कर सकते हैं? हमें ठीक से सोने की तो क्या बैठने की भी जगह नहीं मिलती। और फिर हमारा आज ही निकलना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही है। इसलिए मैंने प्लेन के टिकट्स बुक कर लिए। आई नो कि तुझे मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जब भी तेरे पास पैसे आ जाए तो अपने टिकट के पैसे दे देना। तेरी कसम, मैं चुपचाप ले लूँगी, कोई ड्रामा नहीं करूँगी, प्रॉमिस। पर हम प्लेन से जा रहे हैं, ये बात तू मुझे बता तो सकती थी ना। और रोहित को अपने साथ मंदिर चलने के लिए क्यों कहा तूने? तू जानती है ना कि माँ को ये सब पसंद नहीं है, मधु ने गुस्से में पूछा। मीरा ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, मधु, हम कल भी तो उनके साथ लंच के लिए गए थे ना। मधु ने तुरंत कहा, हाँ गए थे, पर कल उसकी दादी भी हमारे साथ थी। आज अगर वो हमारे साथ मंदिर जाने के लिए मान जाता और ये बात माँ को पता चल गई होती तो तू अच्छे से जानती है माँ कैसे रिएक्ट करती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस खुश। अब तो उसका मूड ठीक कर, ऐसे मूड के साथ हम मंदिर जाएंगे। मीरा ने इतना कहते ही मधु मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख मीरा भी मुस्कुराने लगी। इधर शालिनी खजराना गणेश मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन खुद कहा, गणपति बप्पा, आपको तो लोग विघ्नहर्ता कहते हैं, तो मेरे भी विघ्न हर लीजिए। मेरे बच्चे की खोई हुई मुस्कुराहट उसे लौटा दीजिए। कुछ भी करके इस शादी को रोक दीजिए, क्योंकि करण तो अपने दिल की खुद ही नहीं सुनता, तो वो किसी और से अपने दिल की बात कभी नहीं कर सकेगा। पर मैं जानती हूँ कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। रिधिमा मेरे बेटे की दोस्त भले ही बन जाए, पर वो उसकी हमसफ़र कभी नहीं बन पाएगी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर ये शादी हुई तो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि करण को समझना रिधिमा के बस की बात नहीं है। गणपति बप्पा, कोई ऐसा चमत्कार कर लीजिए जिससे मेरी बेटी की ज़िंदगी का एक बार फिर से तमाशा बनने से रुक जाए। अगर ये शादी हो गई तो मेरा करण ऐसे अंधेरे में चला जाएगा जहाँ से उसे वापस लाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज़ बप्पा, एक ऐसी लड़की को मेरे करण की ज़िंदगी में भेज दीजिए जो इसकी ज़िंदगी बन जाए। प्लीज़, एक माँ की विनती सुन लीजिए। शालिनी ने प्रार्थना करके जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे मधु नजर आई, जो सामने बनी रेलिंग के उस पार भीड़ में भगवान के दर्शन के लिए अपने आगे वालों से कह रही थी, जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, बाकी लोगों को भी दर्शन करने हैं। अगर ऐसी स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग कल तक लाइन में ही लगे रहेंगे। उसे देखकर शालिनी के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई।
और वह मंदिर की परिक्रमा करने लगी। मधु और मीरा का नंबर आते ही दोनों ने पंडित जी को प्रसाद की टोकरी दी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रे करने लगी। पंडित ने आधा प्रसाद भगवान के थाल में डाला और बाकी का टोकरी में रखकर मधु को दे दिया और दोनों को सिंदूर का टीका लगाया। दोनों परिक्रमा करने लगी। मंदिर के पीछे की दीवार पर शालिनी मन्नत का सिक्का लगाने की कोशिश कर रही थी, पर सिक्का उसके हाथ से छूट गया। पर इससे पहले कि सिक्का जमीन पर गिरता, मधु ने इस सिक्के को झुककर पकड़ लिया और शालिनी को देते हुए कहा, सिक्का अगर जमीन पर गिर जाता आंटी, तो आपकी मन्नत पूरी कैसे होती? यह सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए मधु से कहा, थैंक यू बेटा। मधु और मीरा मुस्कुराते हुए अपना सिक्का दीवार पर चिपकाने लगी। मधु ने सिक्का चिपकाते हुए आंख बंद करके कहा, प्लीज़ भगवान, मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर दीजिए और मेरा ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट हो, इसलिए मेरी मदद कीजिएगा। उसके पास खड़ी शालिनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। शालिनी ने भी अपना सिक्का चिपकाते हुए कहा, मेरे बच्चे की मुस्कान उसे लौटा दीजिए पप्पा। इतना कहकर शालिनी आगे बढ़ने लगी, तभी उसका चिपकाया सिक्का हिलने लगा, पर वो सिक्का गिरता उससे पहले मधु ने अपने अंगूठे से उसे फिर से चिपका दिया। इस पर सिक्का बहुत अच्छे से चिपक गया। ये देखकर शालिनी बहुत खुश हुई। मधु और मीरा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। शालिनी उन्हें जाते देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू। न जाने क्यों, पर तुम्हें देखकर दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ।